Good morning, students. In previous class we have discussed about the stress. स्ट्रेस के बारे में हमने पढ़ा था. तो आज हम बात करेंगे स्ट्रेन की. किसकी बात करेंगे? स्ट्रेन. कोई बताएगा मुझे क्या होता है स्ट्रेन? हाँ, सलोनी. हर्षिता. Yes. The ratio of change in configuration to the original configuration. हाँ, ठीक है. हर्षिता ने हमें डेफिनेशन बताई. Sit down please. The ratio of change in, नोट करके रहिए साथ साथ आप लोग. The ratio of change in configuration of any body to the original configuration of body means stress is equals to change in configuration divided by original configuration. Here इसको बोलते हैं स्ट्रेस. इसके बाद हम लोग जो पढ़ रहे थे डेट वो टाइप ऑफ स्ट्रेन. टाइप्स ऑफ स्ट्रेन कितने टाइप्स के हो सकते हैं ये? नंबर 1 लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. फर्स्ट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है. सेकंड हमारा वॉल्यूम स्ट्रेन एंड शेयरिंग स्ट्रेन. सेकंड इज वॉल्यूम स्ट्रेन and third is sharing strain. Clear? 3 टाइप्स के स्ट्रेन हमारे पास है यहाँ पे पढ़ने के लिए. फर्स्ट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, सेकंड इज वॉल्यूम स्ट्रेन एंड थर्ड इज शेयरिंग स्ट्रेन. तो वन बाय वन तीनों को डिस्कस कर लेते हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की. लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. देखिए बेसिकली जब हम किसी बॉडी पे उसकी लेंथ की डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में उसकी लेंथ की डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी लेंथ में चेंजेस आ जाते हैं. उसकी लेंथ में क्या आ जाते हैं? चेंजेस आ जाते हैं. तो लेंथ में जो चेंज आया डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, इट इज टर्म्ड एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. मींस कुछ इस तरीके से, अगर मैं आपको समझाना चाहूं डायग्राम से, यहाँ पे ये हमने फोर्स F लगाया किसी बॉडी पे लेंथ की डायरेक्शन में, तो क्या होगा? उसकी लेंथ पहले अगर L थी, बाद में क्या हो जाएगी? L प्लस डेल्टा L. L प्लस डेल्टा L. तो डेल्टा L यहाँ पे क्या है? चेंज इन द लेंथ. और L क्या है? ओरिजिनल लेंथ. तो इसको हम क्या बोलेंगे? द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. तो नोट करें इसकी डेफिनेशन. व्हेन डीफॉर्मिंग फोर्स, व्हिच फोर्स? डीफॉर्मिंग फोर्स. जो बॉडी को क्या कर देता है? डीफॉर्म कर देता है. When deforming force is applied in the direction of length of a body, in the direction of length of a body, then the change in length of body is achieved. हमें क्या मिलता है? बॉडी की लेंथ में चेंज मिलता है. क्लियर? सो द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, original length is called longitudinal strain. longitudinal strain. बात समझ में आ गई?
इसको बोलते हैं चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। फॉर्मूले में अगर आपको लिखना चाहिए इस तरीके से नोट कर देंगे, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इज इक्वल्स टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, मींस डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक है, डेल्टा एल अपॉन एल। सेकेंड है हमारा वॉल्यूम स्ट्रेन, ये नोट कर लिया आप लोगों ने, है जी? हटा दिया जाए इसको, ओके, तो खुद से नोट कर लीजिए इसको। सेकेंड इज वॉल्यूम स्ट्रेन। वॉल्यूम स्ट्रेन को कैसे डिफाइन करेंगे बेटा, कि जब हम किसी बॉडी पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं और ऐसे लगाते हैं कि उसके वॉल्यूम में चेंजेस आते हैं, ठीक है, तो उसके वॉल्यूम में जो चेंज आया वो अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम, द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ एनी बॉडी इज कॉल्ड वॉल्यूम स्ट्रेन। क्लियर है बात? तो डेफिनेशन नोट करेंगे, द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू द original volume of any body is called volume strain, clear? So volume strain is equals to what it will comes out, change in volume divided by original volume। ठीक है, if there is a change in volume delta V and original volume was V, तो ये हमारा आ जाता है वॉल्यूम स्ट्रेन। That is delta V upon V। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा, क्लियर है ना? ओके, नेक्स्ट है हमारा शेयरिंग स्ट्रेन। क्या है? शेयरिंग स्ट्रेन। ये हटा दिया जाए, नोट कर लिया। थर्ड, शेयरिंग स्ट्रेन। देखिए, इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है आप लोगों को। क्या कि जब कोई बॉडी इस तरीके से है, क्यूबिकल फॉर्म में है, सपोज किस फॉर्म में है, क्यूबिकल फॉर्म में है, और आपने उसके ऊपर एक डिफॉर्मिंग फोर्स F अप्लाई किया टेंजेंशियली, एक फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स F आपने टेंजेंशियली अप्लाई किया, इसका नीचे वाला जो फेस है वो फिक्स है सपोज, तो क्या होगा, ऊपर वाला थोड़ा आगे शिफ्ट हो जाएगा, कुछ इस तरीके से इसमें डिफॉर्मेशन आएगा। ऐसा ही होगा ना? ठीक है, तो ये जिस एंगल पे बॉडी डिफॉर्म होगी, थीटा, इस एंगल पे, थीटा एंगल पे, ये जो एंगल यहाँ पे बनेगा कि जिस एंगल पे बॉडी आगे की ओर शिफ्ट होगी, उसी एंगल को हम बोलते हैं क्या? शेयरिंग स्ट्रेन। दिस एंगल इज डिफाइंड एज द शेयरिंग स्ट्रेन। डेफिनेशन कैसे हो जाएगी इसकी, नोट करेंगे। It is defined as the angle radian through with a plane. It is defined as the angle radian. It is defined as the angle radian through which a plane
perpendicular to the through which a plane perpendicular to the through which a plane perpendicular to a fixed surface of the cubical body get fixed surface of a cubical body gets turned under the effect of deforming force, gets turned under the effect of deforming force. क्लियर? तो ये जो एंगल होता है डिनोटेड बाय, इसको डिनोट करते हैं किससे? थीटा से, डिनोटेड बाय थीटा। तो तीनों टाइप्स के स्ट्रेन हमने यहाँ पे डिस्कस किए, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन एंड शियरिंग स्ट्रेन। आई होप आप सभी को क्लियर होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इलास्टिक लिमिट। क्या है टॉपिक? इलास्टिक लिमिट। इन ऑर्डर कर लिया आपने? इसको हटा देते हैं। देखिए इलास्टिक लिमिट से क्या मतलब है? इलास्टिक लिमिट हमने ये पढ़ा है कि जब भी हम किसी बॉडी के ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी क्या हो जाती है? डीफॉर्म हो जाती है, और उस एक्सटर्नल फोर्स को हटाने के बाद बॉडी क्या कर लेती है? अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन कर लेती है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि किसी इलास्टिक बॉडी के ऊपर आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, फॉर एग्जांपल ये मार्कर ही है, अगर आप इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो ये डीफॉर्म हो गया, देखिए अपनी शेप को इसने खो दिया, थोड़ा सा ये ट्विस्ट हो गया। लेकिन अगर इस केस में भी आप क्या करें? एक्सटर्नल फोर्स को और ज्यादा बढ़ाते चले जाए, डीफॉर्मिंग फोर्स की वैल्यू को आप इंक्रीज करते चले जाए, तो एक लिमिट ऐसी आ जाएगी, एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि ये जो बॉडी है वो परमानेंटली डीफॉर्म हो जाएगी। परमानेंटली डीफॉर्म होने का मतलब क्या है? ब्रेक डाउन हो जाएगी और फिर वापस से कभी भी अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में नहीं आ पाएगी। तो किसी भी बॉडी की वो लिमिट, कौन सी लिमिट? ऐसी लिमिट कि उससे ज्यादा अगर हमने उसको डीफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर दिया तो वो बॉडी अपनी इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी को लूज कर देगी। वो लिमिट क्या बोलती है? उसको इलास्टिक लिमिट। समझ आएगा? दैट इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट ऑफ द बॉडी। तो डेफिनेशन में इसके नोट डाउन कर लेंगे। इलास्टिक लिमिट is the upper limit of deforming force up to which the body shows the property of elasticity. If deforming force is increased beyond the elastic limit of the body, the body will lose its property of elasticity and will be deformed permanently
क्लियर? तो ऐसी लिमिट की अगर हमने उससे ज्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया तो बॉडी अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टी को लूज कर देगी और हमेशा के लिए क्या हो जाएगी, डिफॉर्म हो जाएगी। तो चलिए ये तो हो गया हमारा क्या, इलास्टिक लिमिट। अब जितने भी ये स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, ये सारे के सारे एप्लीकेबल होते हैं कहां, अंडर द इलास्टिक लिमिट। ठीक है ना, सारी की सारी प्रॉपर्टीज कहां तक है, ये अंडर द इलास्टिक लिमिट। अगर आप इलास्टिक लिमिट से ऊपर जाएंगे तो कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई स्ट्रेन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज हुक्स लॉ। साइंटिस्ट का नेम है, ये हटा दिया जाए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है हुक्स लॉ। देखिए हुक्स लॉ क्या कहता है, हुक्स लॉ बेसिकली बेस्ड है स्ट्रेस और स्ट्रेन के ऊपर। इन्होंने एक रिलेशनशिप दिया था स्ट्रेस में और स्ट्रेन में। इन्होंने ये कहा था कि जो स्ट्रेस होता है किसी भी बॉडी के अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्ट्रेन। क्या कहा था इन्होंने कि किसी भी बॉडी के अंदर जो स्ट्रेन डेवलप जो स्ट्रेस डेवलप होता है, वो डेवलप होता है, स्ट्रेस डेवलप होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्ट्रेन के। तो अगर हम बात करें तो एक्यूरेट डेफिनेशन की जो हुक्स लॉ ने दिया था, दैट वाज अंडर द इलास्टिक लिमिट। ये कंडीशन है भाई इसमें, ठीक है, इलास्टिक लिमिट से नीचे नीचे बात करेगा ये, उसके ऊपर हुक्स लॉ फॉलो नहीं होगा। अंडर द इलास्टिक लिमिट the stress developed in any body, the stress developed in any body is directly proportional to the strain, is directly proportional to the strain, means stress proportional to strain। ठीक होगी बात? या स्ट्रेस इज इक्वल टू एक कांस्टेंट लगा लीजिए E इनटू स्ट्रेन, और स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इक्वल्स टू E। ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्लियर? रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द स्ट्रेन इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। बात समझ में आती है? जो E है हमारा, here E is a constant and it is known as, क्या बोलते हैं इसको, it is known as modulus of elasticity। it is known as modulus of elasticity। it is known as modulus of elasticity। तो ये आपका हो गया है हुक्स लॉ। नोट कर लीजिए इसको, कोई इतना टिपिकल इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात है कि स्ट्रेन जो स्ट्रेस होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। प्रोपोर्शनल का साइन बताने के लिए हमने एक कांस्टेंट का यूज किया, दैट इज E। तो यहाँ पे स्ट्रेन इधर आ जाएगा, दोनों का जो रेशियो है दैट इज अ कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट क्या कहलाएगा, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे बन जाती है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको आप याद रखें। ठीक है,